अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आपको पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी किया था। हम लोगों ने स्टडी किया था कि आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व करने के लिए दी थी। आई होप सो कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमन की होगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे जिसका मैंने आपको कल भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था, आइसोटोप्स। हम देखेंगे कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं, किस तरह रिएक्शन करते हैं, नेचर के अंदर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सीरीज होती है वो उसको क्या कहते हैं और कहाँ कहाँ ये बन रहे होते हैं। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम आइसोटोप्स को कवर करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स की चेंजेस की वजह से आपके पास या तो कभी आयंस बन रहे हैं, आपके पास न्यू एलिमेंट बन रहा है, या फिर आपके पास आइसोटोप्स बन रहे हैं। इन्हीं के अंदर आपके पास जब हम न्यूट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं तो न्यूट्रॉन्स की जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो न्यूट्रॉन्स के चेंजेस जब आती हैं तो आपके पास न्यू टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को जब भी हम लोग चेंज करते हैं तो आपके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स आते हैं। किस तरह आते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। मैंने कल आपको एग्जांपल जो पढ़ाई थी वो मैंने आपको कार्बन की पढ़ाई थी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आइसोटोप्स को अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। बेसिकली आइसोटोप्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम करेंगे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनके ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो सेम ही रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप लोग समझ लो कि इनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम ही होते हैं बट इनके मास नंबर जो होते हैं वो चेंज होते हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं। तो ये चीज जो हमारे पास इस तरह बनती है उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे इस लेवल के ऊपर स्टडी करवाई जाती है बच्चों को, वो करवाई जाती है हाइड्रोजन और कार्बन। सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की देखें, हाइड्रोजन बच्चों सबसे सिंपलेस्ट एटम है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स जो होते हैं वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वाला होता है प्रोटियम, देन ड्यूटेरियम, और नंबर 3 पर आता है ट्रिटियम। ये सिर्फ और सिर्फ गेम किस चीज की होती है, ये होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। प्रोटियम की अंदर बात करें तो बच्चों इसका जो होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है। आप लोगों ने ये बात हमेशा रखनी है कि जो हाइड्रोजन होता है नेचर जो एग्जिस्ट कर रहा होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटियम जो होता है इसके अंदर प्रोटॉन जो होता है वो 1 होता है, न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी इसके अंदर 1 होता है। स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में बना हुआ है आप लोग वहां से देख भी कर सकते हो। ड्यूटेरियम की बात करें तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास न्यूट्रॉन जो होता है वो 1 हो जाता है, प्रोटॉन भी 1 रहता है, और इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 होता है। आगे बात करें आप लोगों के पास ट्राइटियम की, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 2 हो जाते हैं, प्रोटॉन जो होता है वो 1 रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी 1 रहता है। अब यहाँ पर जो चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि किस तरह इसके अंदर मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो होता है वो कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। अगर प्रोटियम की बात करें तो इसके अंदर होता है H11, ड्यूटेरियम की बात करें तो 21, ट्रिटियम की बात करें तो 31, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो इसके अंदर सेम ही है, ये 1, 1 और 1। अभी हमने पढ़ा कि आइसोटोप्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं हर एक स्टेट के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है यहाँ पर आपका देखो मास नंबर 2, 3 और 1 ये चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं बच्चों वो चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। आपके बुक के ऊपर इसकी जो है वो डायग्राम बनी हुई है, आप लोगों ने उसको अच्छी तरह याद करना है। उसी आपने आपको छोटा है ये लूंगा है, आप लोगों ने उसको लास्ट में ड्रा करके आना है। अब जो सेकंड एग्जाम्पल आपकी बुक के ऊपर डिस्कस की गई है वो की गई है कार्बन की, जो कि मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो जो है वो देखी हो लेक्चर की। कार्बन जो होता है बेसिकली वो 3 आइसोटोप्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब इसके अंदर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो कितनी होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं आपको पता है, कार्बन जो होता है नीचे के अंदर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन 13 के अंदर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन लेकिन 7 न्यूट्रॉन, जबकि कार्बन 14 के अंदर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन जबकि 8 न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और सेम इसी तरह यहाँ पर भी कार्बन 12/6, कार्बन 13/6,
कार्बन 14/6, क्योंकि प्रोटॉन नंबर जो है वो आप लोगों का हर चीज के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो सेम ही देगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो आप लोग देख लो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, नंबर 6 से 7 के और 8 के। अब आप लोगों ने ये अच्छी तरह अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। अब यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर जो डायग्राम बनी हुई है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की तो बहुत सिंपल बनी हुई है क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन की थोड़ी सी डिफरेंट है। कार्बन के अंदर ये आपका न्यूक्लियस आ जाता है, ये फर्स्ट शेल, देन आप लोगों के पास सेकंड शेल। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने न्यूट्रॉन लिखने हैं, तो न्यूट्रॉन आप लोगों के पास 6 है, प्रोटॉन भी आपके पास 6 है, क्योंकि कार्बन 12 का हम लोग बना रहे हैं स्ट्रक्चर। फर्स्ट शेल जो होती है आपको पता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट शेल के अंदर हमेशा जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जो दूसरी शेल होती है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 6 आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो इसका 6 होता है, मतलब कि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है, तो इसके पास 2 तो हमने ये लिख दिए हैं, 2 अब हम यहाँ पर और बना देंगे, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर हम बात करें कार्बन 13 की तो सेम सब कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर जो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 7 आ जाएंगे कार्बन 13 के अंदर। और अगर हम कार्बन 14 की बात करें तो यहाँ पर कार्बन जो न्यूट्रॉन के नंबर है वो 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस साइज को थोड़ा सा याद कर लेना है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई है आपकी बुक के अंदर, उन्होंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके अंदर जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये किस तरह जो होती हैं वो चेंज होती हैं या चेंज होती भी हैं कि नहीं होती। तो बच्चों आप लोग ने हमेशा एक बात याद रखनी है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये जो आउटर शेल के अंदर या फिर जो इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। जब आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कोई गेम ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन 12 के अंदर, कार्बन 13 के अंदर और कार्बन 14 के अंदर सेम ही है, तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्यों चेंज होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास आइसोटोप्स के अंदर सेम ही रहती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग ज्यादा थोड़ा करते हो तब आपके पास जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इंटायरली डिपेंड करती हैं किस चीज के ऊपर? वो डिपेंड करती हैं आप लोगों के मैस नंबर के ऊपर, और मैस नंबर जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स तो चेंज हो नहीं रहे आइसोटोप्स के अंदर, ठीक है, ये तो चेंज हो नहीं रही, इसका तो अमल दखल ही नहीं है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं आइसोटोप्स के अंदर। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए जब आइसोटोप्स की हम बात करें तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज होंगी, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनकी ऑलमोस्ट 90-95% वो सेम ही होंगी। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज हो रही होती है। क्यों हो रही होती है? आपको पता है कि जब मैस नंबर ज्यादा हो रहा होता है, थोड़ा हो रहा होता है, तो क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो मैस नंबर की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मैस नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब न्यूट्रॉन्स जब भी ज्यादा होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि उधर वहां पर डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी, वहां पर जो क्या उसका जो बाहर होगा वेट होगा एटम का वो ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बच्चों आप लोगों के पास इनकी मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट आता है, आपके पास इनकी डेंसिटी आती है, इनकी स्टेबिलिटी आती है। इसको हम आगे स्टडी करते हैं, स्टेबिलिटी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो टॉपिक आपका रेडियो एक्टिविटी है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेबिलिटी, नेचर के अंदर एग्जिस्टेंस, टेम्परेचर, ईच एंड एवरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो आइसोटोप्स के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनके न्यूट्रॉन्स जो होते हैं नंबर डिफरेंट होते हैं, इस वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो आप लोगों ने बुक के ऊपर जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट उसको देना है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, इस वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आइसोटोप में चेंज होते हैं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती रहती है। अब जो सेकंड टॉपिक आपकी आज की लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे वो है आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए, अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई है, वो क्या चीज समझाई है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की सारी गेम होती है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं तब रिएक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो रहे हैं तब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट हो रही हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब भी रिएक्शन कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हम इनको हमेशा कंपेयर करते हैं प्रोटॉन्स के साथ। इसको कहते हैं N/Z रेशो। इस रेशो का सारा जो खेल है वो इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ऊपर है।
इसको कहते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। ये बेसिकली एक बेल्ट होती है, इस बेल्ट के ऊपर जो होता है वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। अब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या होती है? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो N/Z रेशो। अगर तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो हाई हो जाएगी, जिसके अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे और प्रोटॉन कम होंगे, तभी आप लोगों के पास जो होगा वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होगा। अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो कम हो जाएगी तब भी आप लोगों के पास रेडियो एक्टिव का फिनोमिना होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि जब भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इफेक्ट होगी तो आप लोगों के पास क्या होगा, कोई भी आइसोटोप जो होगा वो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को एक लाइन ड्रा करके बताई है, इसको कहते हैं बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। वो इस बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी से या तो ऊपर की तरफ भागेगा या नीचे की तरफ भागेगा। उसने इस बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर रहना है। अगर वो ऊपर होगा तब भी अनस्टेबल होगा, नीचे होगा तब भी अनस्टेबल होगा। तो उसने इस बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर रहना है और इस बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर रहने के लिए उसको स्टेबल होना पड़ेगा। और जब वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो करेगा एनर्जी रिलीज, वो रेडिएशंस को रिलीज करेगा। और इस प्रोसेस को जिसके अंदर वो काफी सारे रेडिएशंस को रिलीज कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, उस तरह के आइसोटोप को कहा जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जो आइसोटोप इस तरह की एनर्जी को रिलीज करेगा। अब आपकी बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल गिवन है उसको हम देख लेते हैं। वहां पर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव का पूरा प्रोसेस दिखाया गया जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके, हर एक एलिमेंट जो होता है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। आपको पता है दुनिया का कानून है, हर एक चीज जो होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। जब भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है वो डिके कर रहा होता है, जब भी वो आइसोटोप जो होता है वो इमिट कर रहा होता है रेडिएशन, वो उस वक्त तक रेडिएशन इमिट करता है जब तक वो एक स्टेबल जो होता है आपके पास एलिमेंट जो होता है वो पैदा नहीं कर देता। अब इसके अंदर अल्फा रेडिएशन भी हो रही होती है, बीटा रेडिएशन भी होती है, गैमा रेडिएशन भी रिलीज हो रही होती है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैप्चर के थ्रू भी हो रहा होता है प्रोसेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटीज के फिनोमेना जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आपकी बुक के ऊपर जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल गिवन है वो गिवन है यूरेनियम 238/92। आप लोगों ने इसके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर सारा याद करने हैं। अब क्या करता है यूरेनियम 238/92 जो होता है वो अनस्टेबल होता है। ये क्या करता है, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता है बाय एमिटिंग एनर्जी। अब एनर्जी जो होती है वो अल्फा रेडिएशन के थ्रू, इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो हीलियम जो न्यूक्लियर होता है उसको रिलीज करता है। ये बहुत हाई लेवल का तो मैं आप लोगों को नहीं बता रही, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसका जो आपके पास मैस नंबर होता है वो 4 से कम हो जाता है, जबकि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 2 से कम हो जाता है। क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियर अगर आप लोग देखो He/42, तो ये होता है वो हीलियम का न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में रिलीज करता है। तो ये क्या होता है, ये अल्फा डिके, आप लोगों ने सिर्फ इतना लिख लेना ऊपर, ये अल्फा डिके का रिएक्शन शो करता है। यूरेनियम 238/92 जो होता है वो थोरियम के अंदर कन्वर्ट होता है, तो आपके पास अल्फा डिके के प्रोसेस के थ्रू और एनर्जी को रिलीज करता है। अब ये जो थोरियम होता है बच्चों, ये भी अनस्टेबल है, इसने भी स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। और ये अनस्टेबिलिटी की तरफ किसे जाएगा बच्चों, ये स्टेबिलिटी की तरफ किसे जाएगा, थोरियम 234/90 गोज टू प्रोटेक्टिनम। ये प्रोटेक्टिनम के अंदर जो होगा वो कन्वर्ट होगा 231/91 प्लस एनर्जी। ये जो होता है ये बीटा डिके करता है, जो आपके पास थोरियम होता है 234 से 90 के अंदर, ये 231/91 के अंदर कन्वर्ट होता है। अब जो प्रोटेक्टिनम है बच्चों, ये भी अनस्टेबल है। अब ये करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिनम जो होता है वो भी अनस्टेबल है 231/91, लेकिन ये एक पूरी चेन लगाएगा, पूरी चेन लगाएगा, तब तक ये अनस्टेबल रहेगा जब तक इसके पास कोई स्टेबिलिटी की चीज नहीं आ जाती। ये किन किन एलिमेंट्स को फॉलो करेगा, ये रेडियम को फॉलो करेगा, रेडोन को फॉलो करेगा, पोलोनियम को फॉलो करेगा और बिस्मिथ को फॉलो करेगा। अब बिस्मिथ तक ये रिएक्शन करेगा, क्योंकि ऊपर बिस्मिथ के गिवन है तो हम बिस्मिथ तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं करवाना, क्योंकि ये मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरी चेन रिएक्शन करता है। और देखो जितनी तरह के ये एलिमेंट्स दे रहा है बाहर, उतनी तरह के रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट तरह से कर रहा है और एनर्जी जो होती है वो हमारी सराउंडिंग के अंदर रिलीज हो रही होती है। अब आपकी बुक के ऊपर डायरेक्ट प्रोटेक्टिनम से बिस्मथ तक आ गया, तो हम बिस्मथ से इसको पढ़ते हैं कि बिस्मथ के अंदर किस तरह का ये रिएक्शन करता है। तो जब ये बिस्मथ के अंदर आता है बच्चों, तो ये 210 तक हो जाता है, 231 से लेके इतना कम तक इसके पास आ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लूज करता करता आ जाता है बिस्मथ तक। तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है थेलियम के अंदर, TL से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 206/81 प्लस, ये भी दोबारा एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा डिके। बिस्मथ जो होता है अल्फा डिके। अब जो होता है थीलियम भी आपके पास जो है वो अनस्टेबल है, ये क्या करता है, ये भी रिएक्शन करता है। क्या करता है, किसका करता है, ये थीलियम जो होता है 206/81 ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लेड 206/82, और ये करता है फाइनल स्टेबलाइजेशन, फाइनल स्टेबलाइजेशन इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है।
तो इस तरह ये कहाँ से शुरू हुआ, ये यूरेनियम से शुरू हुआ 238/92 से, और ये पीबी जो आपका है 206 तक है, यहाँ तक आया और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो देता गया। अब किसी पॉइंट पर आके हो सकता है ये लेड जो है ये भी अनस्टेबल है, इसका भी हाफ टाइम आ जाए, इसकी भी हाफ लाइफ टाइम आ जाए, और ये भी डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो होते हैं वो डिके हो जाए। ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में आप लोग स्टडी करोगे। अब यहाँ पर जो चीज़ आप लोगों ने समझनी है वो क्या समझनी है, आप लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो अटैक हुए थे वो आप लोगों ने देखे थे, कितने वायलेंट किस्म के अटैक थे। आज तक वहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो किस चीज़ के इन्फ्लुएंस में है, वो बच्चे जो होते हैं वो पैरालाइज्ड होते हैं, उनकी मेंटल कैपेसिटी, उनकी जो हेल्थ कैपेसिटी है बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन जो है वो अभी तक हो रहे हैं। जो एटम होता है, जो एटॉमिक बम होता है, उसके अंदर यूरेनियम होता है। अब यूरेनियम देखो आपको कितने रिएक्शन कर रहा है, करी जा रहा है, और एनर्जी जो होती है वो निकली जा रही है, और ये एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ये वाली एनर्जी जो है बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसके अंदर डिकेज इतने ज़्यादा हो रहे हैं, एनर्जी इतनी ज़्यादा निकल रही है, हमारी बॉडी जो है बहुत सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेकर। इस वजह से इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। इसी वजह से इन एलिमेंट्स को हम ज़्यादा आम रूटीन के अंदर जो होता है वो स्टडी नहीं करते हैं। साथ कुछ होता है वो सिर्फ आपके थॉट्स के अंदर होते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हाईली जो होता है इक्विप्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर इनको पढ़ा जाता है। तो ये रिएक्शन जो होते हैं वो होते रहते हैं, और ये लॉन्ग डिके प्रोसेस जो होता है इनका चलता रहता है। डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है, जब तक कोई भी स्टेबल एलिमेंट जो होता है वो आप लोगों के पास हासिल ना हो जाए। ठीक है, तो आज के इसका हमने पढ़ा है आज के टॉपिक के अंदर कि रेडियो एक्टिव डिके किस तरह होते हैं। कल के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एप्लीकेशन इसकी क्या है और इसकी आयोनाइजेशन किस तरह हो रही है। तो आज के इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लाजमी। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।